असली माँ कौन है? एक बार दरबार में एक महिला मदद की गुहार लगाती आई। बादशाह अकबर, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। एक माँ का दर्द समझकर बादशाह नम्रता से बोले, मोहतरमा, आप अपना परिचय दीजिए और आपके संतान के साथ क्या हुआ है वो विस्तार में बताइए। महिला ने बताया कि उसका नाम शांता है और राज्य में एक आलीशान बंगले और अपार संपत्ति के मालिक सेठ भानु सिंह रहते थे। पहली पत्नी कांता से संतान न होने के कारण सेठ ने शांता से विवाह किया था, जिसके बाद उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसे वो लोग प्यार से लड्डू कहते हैं। सहपरिवार कुशल जिंदगी जी रहा था, परंतु एक दिन अचानक किसी बीमारी के कारण सेठ भानु सिंह चल बसे। उसके कुछ दिनों बाद पंचायत से एक कानूनी सलाहकार आया और उसने बताया, नमस्कार देवियों, मैं सेठ भानु सिंह की वसीयत के सिलसिले में आया हूँ। हाँ जी, कहिए। इस वसीयत के अनुसार सेठ भानु सिंह की सारी धन संपत्ति उनके सुपुत्र लड्डू के नाम की जाती है, परंतु क्योंकि अब लड्डू बहुत छोटा है, तब तक सारी जायदाद उसकी माँ को संभालने का अधिकार होगा। तो बताओ, आप में से कौन है लड्डू की माँ? ये सुन दोनों महिलाएं एक साथ बोल पड़ी, मैं हूँ। ये सुन शांता चौंक गई और उसने कहा, ये क्या कह रही हो कांता बहन? लड्डू की असली माँ तो मैं हूँ। बड़ी आई असली माँ वाली, वसीयत देख तुम्हारी आंखें घूम गई है। चुपचाप मेरा बेटा मुझे सौंपो, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। फिर क्या, कांता ने शांता से लड्डू को छीना और उस बेचारी को घर से धक्के मारकर निकाल दिया, जिसके बाद वो तुरंत महल चली आई। तो ये सब हुआ मेरे साथ महाराज, अब आप ही मुझे न्याय दिलाइए। हमें तुमसे हमदर्दी है, परंतु हम यूं ही किसी कहानी पर यकीन नहीं कर सकते, इसलिए कांता और लड्डू को इसी वक्त पेश किया जाए। कुछ देर बाद कांता लड्डू के साथ महल पहुंची और बोली, पता नहीं ये शांता ऐसे क्यों कह रही है महाराज, पहले ही इसके कारण मैं बहुत दुख सह चुकी हूँ। इसकी खूबसूरती देख मेरे पति ने इससे शादी कर ली थी, जिसके बावजूद मैंने इसे स्वीकारा और बड़ी बहन की तरह प्यार दिया, परंतु आज ये मेरे बेटे का हक मुझसे छीनना चाहती है। इसकी कहानी पर मत जाना महाराज, इसकी तो आदत है सहानुभूति पाकर लोगों को ठगना। ये बातें सुन तो दरबार में बैठे सारे लोग दुविधा में आ गए। आखिरकार किसकी बात का यकीन करे? मामला पेचीदा हो देख अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब तुम ही पता लगाओ कि कौन असली माँ है और कौन नकली। पर याद रहे, ये एक मासूम के भविष्य का सवाल है। एक गलत फैसला उसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। ये सुन बीरबल भी चिंतित हो गए। किसी मासूम की जिंदगी का फैसला अब वो कैसे करे? तभी उनकी नजर खिड़की के बाहर गई, जहाँ एक मुर्गी अपने बच्चों को बचाने के लिए खूंखार चील से लड़ रही थी। ये देख बीरबल बोले, इस समस्या का समाधान हम नहीं, खुद माँ की ताकत करेगी। क्या मतलब? कहा जाता है ममता से बलवान इस दुनिया में कुछ नहीं है, तो लड्डू किसका बेटा है उसका फैसला इन दोनों की ममता की शक्ति जांच कर होगा। वो कैसे? उसके लिए हमें आंगन में चलना होगा। जैसे ही सब आंगन में पहुँचे, बीरबल ने जमीन पर एक बड़ा सा गोलाकार बनाया और लड्डू को उसके बीच में लाकर बिठा दिया। अब आप दोनों लड्डू के दाएं और बाएं जाकर खड़े हो जाओ और उसका एक एक हाथ पकड़कर अपनी अपनी ओर खींचे। जिसकी ममता की शक्ति जीत जाएगी, लड्डू उसी का संतान होगा। आदेश अनुसार वो दोनों मासूम बच्चे के पास गई और उसका एक एक हाथ पकड़ लिया। और अब खींचो। फिर क्या, दोनों महिला अपनी पूरी ताकत से बच्चे को अपनी ओर खींचने लगी, परंतु इसके कारण उस मासूम को काफी दर्द होने लगा
और वो रोने लगा। शांता से उसका ये दर्द सहा नहीं गया और उसने तुरंत लड्डू का हाथ छोड़ दिया और वो कांता की ओर खींचा चला गया। मैं जीत गई। कहा था ना, लड्डू मेरा ही बेटा है। शांता वहाँ सिर झुकाए खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जानती थी कि उसने लड्डू को हमेशा के लिए खो दिया है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, ममता की शक्ति जीत गई और लड्डू की असली माँ मिल गई, जो है शांता। ये सुन तो सभी चौंक पड़े और कांता बोली, अरे वाह वाह वाह, क्या तुमने देखा नहीं, लड्डू को मैंने खींचा है तो मैं ही जीती ना। दरअसल शर्त ये नहीं थी कि ताकतवर माँ कौन है, शर्त ये थी कि किसकी ममता में ज्यादा ताकत है। जब तुम दोनों बच्चे को खींच रही थी तब उसे बेहद दर्द हो रहा था और एक अच्छी माँ अपने बच्चों को यूं तकलीफ में कभी नहीं देख सकती, भले ही उसके लिए उसे अपना सब कुछ दांव पर लगाना क्यों न पड़े। इसलिए शांता ने लड्डू का हाथ छोड़ दिया, जिससे ये साबित होता है कि उनकी ममता जीत गई और वही लड्डू की असली माँ है। ये सुन कांता का सिर शर्म से झुक गया और उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। इस गलती के लिए माफी नहीं, सजा मिलनी चाहिए। क्षमा कीजिए महाराज, कृपया कांता बहन को माफ कर दीजिए। भले ही आज उनसे ये गलती हो गई हो, पर उन्होंने इससे पहले मुझे और मेरे बेटे को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई है। आशा करती हूँ हम दोनों लड्डू को एक साथ लाड़ प्यार से बड़ा कर सकेंगे। ये सुन कांता रो पड़ी और उसने वादा किया वो सब एक साथ खुशहाली से रहेंगे। और हमने ये सीखा कि ममता से बड़ी ताकत इस दुनिया में और कोई नहीं है। ज्ञानी बाबा। एक समय की बात है, हिमालय की ठंडी चोटी पर सोनापति नाम के एक व्यक्ति ने कड़ी तपस्या के बाद अपार ज्ञान हासिल किया। अब मैं विश्व का सबसे ज्ञानी पुरुष बन चुका हूँ। देखता हूँ अब मुझे कौन हरा सकता है। हा 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 हा। फिर क्या, सोनापति देश के हर राज्य जाता और वहाँ के सबसे अक्लमंद इंसान को उसके सवालों का उत्तर देने की चुनौती देता, परंतु वो सवाल इतने कठिन होते कि कोई उन्हें सुलझा नहीं पाता। जिसके बदले सोनापति वहाँ के राजा से एक सोने का कड़ा देने को कहता। ऐसा कर उसके पास कई कड़े इकट्ठे हो गए और अब बस एक राज्य चुनौती के लिए बचा था, बादशाह अकबर का राज्य। बादशाह अकबर, मैं आ रहा हूँ। हा 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 हा। फिर क्या, कुछ दिनों बाद सोनापति उर्फ ज्ञानी बाबा दरबार आ पहुँचे। सारे लोग उसे देखकर हैरान हो गए कि उसके दोनों हाथ सोने के कड़ों से भरे हुए हैं। आपकी तारीफ तो आप मेरी तब करोगे जब मैं आपको चुनौती में हराऊंगा। हा 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 हा। कैसी चुनौती? ज्यादा कुछ नहीं, आपके राज्य के सबसे होशियार मंत्री को मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। ये सुन दरबारी और बादशाह अकबर हंस पड़े। ऐसी चुनौतियाँ तो हमें अक्सर मिलती रहती है, आप में ऐसा क्या खास है? यही तो बात है, आपका मुकाबला आज तक पुरुषों से हुआ है, मेरे जैसे महापुरुष से नहीं। मेरा ज्ञान केवल किताबी नहीं बल्कि कड़ी तपस्या से हासिल किया हुआ है। ये सुन तो सारे चौंक गए और अकबर बोले, हम आपका सम्मान करते हैं, पर अगर आप चुनौती हार गए तो? अच्छा मजाक कर लेते हो। ये सोने के कड़े मेरी हार की नहीं, जीत की निशानियां हैं। खैर, अगर मैं हार गया तो सारे कड़े तुम्हें सौंप दूंगा, पर अगर तुम हारे तो तुम्हें 1 साल तक मेरी गुलामी करनी होगी। ये सुन तो जैसे सबके होश ही उड़ गए।
आखिर बादशाह अकबर किसी की गुलामी करते हुए कैसे लगेंगे? तो कहो, मंजूर है चुनौती? बादशाह ने तुरंत कहा। बिल्कुल मंजूर है, बीरबल को पेश किया जाए। फिर क्या, कुछ ही देर में बीरबल आधी निद्रा के अवस्था में वहाँ पधारे। कहिए महाराज, क्या समस्या है? ये महापुरुष ही समस्या है। क्या मतलब? मेरा मतलब, इनकी चुनौती एक समस्या है। तुम्हें इनके कुछ सवालों का जवाब देना होगा, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरे साथ इनकी गुलामी करने आना होगा। ये सुन तो बीरबल चौंक गए। पर आप मुझे क्यों तोड़ रहे हो? क्योंकि यहाँ के तुम ही सिकंदर हो। चलो, चुनौती शुरू की जाए। महापुरुष ने प्रश्न करना शुरू किया और बोले, मेरा पहला प्रश्न, एक कड़े के लिए ये रहा तुम्हारे सामने। आम तौर पर हमारा दिमाग हमारे सिर में होता है, लेकिन कब वो छोड़ देता है? ये तो आसान है, हमारा दिमाग हमें मृत्यु के बाद छोड़ देता है। ये सुन सोनापति चौंक गया। बहुत खूब, ये रहा तुम्हारा एक कड़ा। अगला प्रश्न 10 कड़ों के लिए है। गौर से सुनना, शर्म कब आपकी आंखों को छोड़ देती है? ये सुन बीरबल सोच में पड़ गए। ये सवाल तो कठिन है, कोई जीवन रेखा है? हाँ, आप किसी एक मित्र से ये सवाल कर सकते हैं, लेकिन बस एक ही बार मौका मिलेगा, तो सोच समझकर जीवन रेखा का इस्तेमाल करना। बीरबल ने मंत्रिमंडली की ओर देखा तो वो सब शर्म से अपनी आंखें चुराने लगे, जिन्हें देख वो हंस पड़े और बोले, ये सब तो ऐसे नजर चुरा रहे हैं जैसे कोई गलत काम किया हो। रुको, यही तो जवाब है। शर्म हमारी आंखें तब छोड़ देती है जब आप कुछ गलत करते हैं। ये सुन सोनापति की आंखें फट गई। उसने उदास मन से अपने 10 कड़े निकालकर बीरबल को सौंप दिए। अगला प्रश्न है मेरे आधे कड़े के लिए। साहस किसी व्यक्ति को कब छोड़ देता है? जब हमें किसी चीज से डर लगता है। सब ताली बजाने लगे और महापुरुष ने अपने आधे कड़े आधे मन के साथ उतारकर बीरबल को दे दिए। अब आखिरी प्रश्न है मेरे सारे कड़ों के लिए, पर मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। या तो हार मान के ये कड़े लौटा दो, या फिर यदि तुमने उत्तर गलत दिया तो अब बादशाह को नहीं बल्कि तुम्हें मेरी गुलामी करनी होगी, वो भी पूरे 3 साल। कहो, मंजूर है? बीरबल, सोना लौटा दो, ये अच्छा मौका है। हाँ बीरबल, लौटा दो। बीरबल ने इस पर विचार किया और बोले, नहीं, मैं उत्तर दूंगा, आप सवाल करो। ठीक है, तो अंतिम प्रश्न बीरबल के गुलामी से बचने के लिए ये रहा आप सबके सामने। शक्ति हमारे शरीर को कब छोड़ जाती है? बीरबल ने इस पर विचार किया, पर उन्हें इसका उत्तर समझ नहीं आ रहा था, और तो उनके पास जीवन रेखा भी नहीं बची थी। उन्हें लगा कि अब तो उनके अगले 3 साल सोनापति की सेवा में बीत जाएंगे। लगता है अब बीरबल का खेल खत्म। लाओ मेरे कड़े लौटा दो और चलो मेरे साथ लंदन मेरी गुलामी करने। फिर क्या, बीरबल ने कड़ा लौटाना चाहा, तब एक कड़ा उनके हाथ से गिरकर सोनापति के पास गया, जो उसे झुककर उठाने लगे। आई 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 आई, मेरी कमर। ये देख बीरबल खुश हुए और बोले, मिल गया जवाब। शक्ति हमें बुढ़ापे में छोड़ जाती है जब हम अपना काम नहीं कर पाते हैं। ये सुन सोनापति चौंक गए और चुपचाप अपनी हार मान वहाँ से लौट गए। सारे मंत्रिमंडल ताली बजाने लगे और अकबर बोले,
वाह बीरबल, इनाम के तौर पर तुम ये सारे कड़े रख सकते हो और तुम्हें 1 हफ्ते के लिए हमारी गुलामी से छुट्टी। ये सुन सारे लोग जलन से हंस पड़े और हमने ये सीखा कि हमें कभी भी अपने ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए। चित्र का रहस्य। एक दिन बादशाह अकबर अपने काफिले के साथ राज्य के साप्ताहिक बाजार के अद्भुत अनुभव के लिए सैर पर निकले। वहाँ का आनंदमय वातावरण बादशाह अकबर के मन को प्रभावित कर रहा था और तभी उन लोगों की नजर एक जगह इकट्ठे हुए भीड़ पर पड़ी। वहाँ क्या हो रहा है? पता नहीं बादशाह महान, चलिए हम चलकर देखते हैं। भीड़ हटाकर जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक कलाकार अपने सुंदर चित्र बेच रहा था जिसमें कई प्रकार की इमारतें बनी हुई थी। अब क्योंकि बादशाह को कला से बेहद प्रेम था तो उन्होंने उसे कहा, वाह, तुम्हारी चित्रकला तो बेहद सुंदर है। क्या नाम है तुम्हारा? शुक्रिया महाराज, लोग हमका पिकासो पांडे के नाम से जानत है। बहुत खूब। क्या तुम हमारी भी एक तस्वीर बना सकते हो? ये सुन तो उस कलाकार की खुशी की सीमा नहीं रही। ई तो हमरा सौभाग्य होगा महाराज, लेकिन किंतु परंतु क्या? दरअसल महाराज, जैसन कि आप देख सकत हो कि हम केवल इमारत का चित्र बनावत है। महान बादशाह अकबर को मना करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे नाही मंत्री जी, हम मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ कि हमार खासियत इमारत का चित्र बनाना है। अगर बादशाह इजाजत दे तो हम आपके सुंदर महलवा की चित्रकारी बनाना चाहूँगा। ठीक है, तुम इसी वक्त हमारे साथ महल चलो। फिर क्या, बादशाह उस चित्रकार को महल ले आए। वहाँ पहुँचते ही उसने महल को चारों ओर से देखना शुरू कर दिया और चलते चलते वो बीरबल से टकरा गया। माफी चाहता हूँ महाराज, हमार ध्यान कहीं और था। कोई बात नहीं, पर कौन हो तुम? बादशाह ने बीरबल को सब बताया, जिसे सुन वो भी प्रभावित हो गए और उन्होंने पूछा, बहुत खूब, कहाँ से सीखी तुमने इतने उच्च दर्जे की कलाकारी? परंतु पिकासो पांडे का ध्यान अभी भी महल को ताकने में ही था। बीरबल ने उसे हिलाकर फिर पूछा, पांडे जी, फिर कहाँ खो गए? दरअसल ये हमार खानदानी परंपरा है। अच्छा मुझे ये बताओ, इस महल में कितने मुख्य द्वार है और सैनिक सबसे ज्यादा कहाँ तैनात रहते हैं? ये प्रश्न बीरबल को कुछ अटपटा सा लगा और उन्होंने सोचा, भला एक चित्रकार को सैनिकों की मौजूदगी से क्या लेना देना। पर तभी वहाँ शातिर मंत्री आए और बोले, अरे पांडे जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आपके सारे प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, चलो मेरे साथ। वो पांडे को लेकर वहाँ से चले गए, पर बीरबल वही खड़े कुछ सोचते रहे। उनको दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। कुछ तो गड़बड़ है। कुछ देर बाद शातिर मंत्री की मदद से पांडे ने अपने पुस्तक में महल के हर एक कोने का चित्र बनाना शुरू किया। उसे देख बीरबल वहाँ पहुँचे। पांडे जी, क्या मैं देख सकता हूँ आप क्या बना रहे हैं? ये सुन पांडे थोड़ा हड़बड़ाया और बोला, दरअसल अब तो हम बस महल की रूपरेखा बना रहा हूँ, जिससे हमको बड़ी चित्र बनाने में आसानी होगी। क्या मैं देख सकता हूँ? उसी वक्त वहाँ अकबर आ गए। पांडे जी, तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? ये सुन पांडे तुरंत बोला, जी महाराज, मुझे थोड़ी शांति चाहिए और बीरबल मेरे काम में दखल अंदाजी कर रहे हैं। बीरबल, ये अच्छी बात नहीं है, तुम चलो मेरे साथ, इन्हें अपना काम करने दो। हाँ बीरबल, जाओ यहाँ से, देख नहीं रहे हम एक महाकृति की रचना में व्यस्त हैं, खुद तो कुछ करते नहीं, आए हमें सताने हैं। ये सुन बीरबल ने आदर से नमन किया और वो बादशाह संग वहाँ से चले गए। ये देख कलाकार बोला, हम कहाँ जल्द से जल्द ये काम खत्म करना होगा
अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो महाराज मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर उन्होंने अपना काम फिर शुरू किया। अगली सुबह जब दरबार लगा तब पांडे चिंतित हो चिल्लाते हुए आया। चोर चोर चोर! ये सुन सारे लोग अचंभित हो गए और बादशाह ने पूछा, कौन चोर? किसका क्या चोरी हुआ है? महाराज, हमारा सारा सामान चोरी हुई गवा। उसमें हमारा रंग, किताबें और चित्रकला का सारा सामान था। क्या ये कैसे मुमकिन है? हमारे महल से चोरी? किसकी इतनी हिम्मत हुई? और तभी एक जानी पहचानी आवाज ने सबका ध्यान खींचा। ये कार्य मैंने किया है महाराज। वहाँ बीरबल पिकासो पांडे की पोटली के साथ खड़े थे, जिसे देख सभी चौंक गए। ये क्या कह रहे हो बीरबल? लगता है इस बीरबल को पांडे के कला से जलन हो गई है, इसलिए उसके काम में बार बार अड़चन पैदा कर रहा है। क्षमा चाहता हूँ महाराज, पर पिकासो पांडे वो नहीं जो आप सब सोच रहे हैं। बीरबल ने फिर पांडे का सामान पलटा, जिसमें से उसके बनाए गए महल के चित्र गिरे। बीरबल ने एक चित्र उठाया और कहा, ये देखिए महाराज, भले ही ये चित्रकार कितना भी उम्दा क्यों ना हो, महल के इन कोने को जानकर ये क्या करेगा? इसका मतलब ये चित्र नहीं, बल्कि महल का विस्तार से बनाया गया नक्शा है। ये सुन तो सब चौंक गए और बीरबल पांडे के पास गए। और ये है दुश्मन देश से आया एक जासूस। क्या? जी महाराज, चित्र बनाने के बहाने ये सारी जानकारी इसके महाराज और हमारे दुश्मन को देना चाहता था, परंतु मैंने इसके बर्ताव से इसकी हकीकत जान ली और जब उसके सामान की तलाशी ली तो मुझे इन नक्शों के साथ मिला ये पदक जो दुश्मन राज्यों के सैनिकों को मिलता है, और बस इसको रंगे हाथ पकड़ लिया। ये सुन बादशाह अकबर बेहद क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उस जासूस को आजीवन काल के लिए काल कोठरी में डालने का आदेश दिया। और इस तरह बीरबल ने एक बड़ी मुसीबत से राज्य को एक बार और बचा लिया। और हमने ये सीखा कि जरूरी नहीं जो जैसा दिखे वो वैसा ही हो। सोने का खेत। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में चोरी का मामला सुलझाने में व्यस्त थे और वे क्रोधित होकर चोर से बोले, हम तुम्हें आखिरी मौका देते हैं, झूठ बोलना बंद कर दो और अपना जुर्म कबूल कर लो। हमें झूठ से उतनी ही नफरत है जितनी अपराधियों से, और ये बात दरबार में सभी जानते हैं, और इसीलिए यहाँ कभी कोई झूठ नहीं बोलता। क्या? चेचे, मैं इस बात को नहीं मानता। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि जालिम दुनिया में कोई इतना सच्चा नहीं है। ये दरबारी भी नहीं। तुम जानते नहीं यहाँ हमारी कितनी इज्जत है। अगर मेरा कोई दरबारी झूठा निकला तो मैं इसी वक्त तुम्हें बाइज्जत बरी कर दूंगा, और अगर तुम्हें हमारी बात झूठी लगती है तो खुद ही देख लो। दरबारियों, क्या यहाँ कोई है जिसने कभी झूठ बोला है? ये सवाल सुनते ही सारे दरबारी चिंताग्रस्त होके एक दूसरे को देखने लगे। उनमें से कुछ ने तो डर के कारण तुरंत कह दिया कि उन्होंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। उसी उलझन में कुछ मंत्री आपस में खुसफुसाने लगे। अरे अब क्या करें? झूठ बोल दे, पर झूठ बोलना अभी झूठ ही हुआ ना। जिंदगी में इतना झूठ बोला कि झूठ अभी झूठ ही नहीं लगता। लेकिन अरे चुप करो, क्या झूठ झूठ लगा रखा है? अभी मुझे ये नहीं सूझ रहा है कि क्या झूठ बोलूं। बस ये खुसुर पुसुर देख बादशाह अकबर उन दोनों मंत्री से सवाल करते हैं। ये क्या आपस में खुसफुसाना चल रहा है? सवाल का जवाब दो। क्या कभी तुमने झूठ बोला है? दोनों मंत्रियों में से एक मंत्री ने कहा, महाराज, ऐसा नहीं है। हम वही कह रहे थे कि झूठ बोलने से किसी का भला नहीं होता, इसलिए हमने कभी झूठ बोला ही नहीं। ठीक है। तभी बादशाह की नजर सोच विचार में डूबे बीरबल पर पड़ी। बीरबल, क्या तुमने कभी झूठ बोला है? महाराज, मैंने अपनी निजी जिंदगी में कभी ना कभी तो झूठ बोला ही होगा। ये देख दरबार के सारे मंत्री और यहाँ तक कि खुद बादशाह भी चौंक गए, और वो चोर भी अपनी हंसी दबा नहीं पाया
जिसे देख बादशाह बेहद क्रोधित हो गए। ये तुम क्या कह रहे हो बीरबल? तुम मेरे सबसे चहीते हो और तुमने ही ऐसी हरकत की है। हम बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। महाराज, कभी ना कभी जिंदगी के उतार चढ़ाव में झूठ का सहारा लेना ही पड़ता है। बस बीरबल, बहुत हुआ। हम ये और बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी वक्त यहाँ से चले जाओ और तब तक लौटकर मत आना जब तक तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित नहीं हो जाता और तुम झूठ बोलना एकदम बंद नहीं कर देते। ये सुन बीरबल सिर झुकाए वहाँ से चुपचाप निकल गए और वो चोर अकड़ कर बोला, देखा तो क्या मैं यहाँ से बाइज्जत जाऊँ? खामोश। शाम को बीरबल अपने घर गंभीर विचार में डूबे आटा पीस रहे थे। वे सोच रहे थे कि कैसे बादशाह अकबर का कभी ना झूठ बोलने का भ्रम तोड़ सकते हैं। तभी गेहूं के बोरे में हाथ डालते समय उनके हाथ एक जौ की बाली आ गई। उसे देखते ही बीरबल को विचार आया और उन्होंने तुरंत सोनार सुंदर लाल को अपने घर बुला लिया और उनसे कहा, ये जौ देख रहे हो, ऐसे मुझे बिल्कुल सोने के बनाकर चाहिए। क्या तुम ये कर सकते हो? क्यों नहीं राजा बीरबल, आपका हुक्म सराखों पर। कुछ दिनों बाद बीरबल ने पत्र लिखा बादशाह और दरबारियों को राज्य की भलाई के लिए और खेत में आने का न्योता दिया, जिसे बादशाह ठुकरा नहीं पाए और तय समय और जगह पर पहुंच गए। बताओ झूठे बीरबल, हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? तभी बीरबल ने गमछे से सोने के जौ निकाले और बोले, महाराज, क्या आप ये सोने के जौ देख रहे हैं? ये हमारे अरबी दोस्त ने हमें तोहफे में भेजे हैं और पत्र में लिखा है कि इस जौ को बोने से सोने की फसल उगेगी। क्या? ये सुन शातिर मंत्रियों की तो नीयत ही फिसल गई। देखो, कुछ सोने के जो हम चुरा लेंगे, जब ये उग जाएंगे किसी को क्या ही पता चलेगा। जरा धीरे बोलो, महाराज ने सुन लिया ना, उसी जमीन में तुम्हें गाड़ देंगे। तो हमें यहाँ क्यों आमंत्रित किया है? वो दरअसल बस इन्हें बोने में आप सबकी मदद लगेगी। कैसी मदद? दरअसल ये जौ वही बो सकता है जिसने कभी झूठ ना बोला हो। तो मैंने सोचा क्यों ना राज्य की भलाई के लिए ये काम आप सबको सौंपा जाए। वैसे भी आप सब तो सच्चे सीधे साधे हैं और खरा सोना आप जैसे खरे इंसान ही बो सकते हैं और मैं तो ठहरा झूठा, तो ये काम हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि अगर कोई झूठा इंसान इसे बो दे तो उसका सिर उसी वक्त फट जाएगा। अच्छा, ये समस्या है। कोई बात नहीं, दरबार के सारे मंत्री यहाँ है जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला है। वे आगे आके ये जौ बो देंगे। जी जरूर, क्यों नहीं। जिस किसी ने भी कभी झूठ नहीं बोला वे कृपया करके आगे आ जाए, आपका सर नहीं फटेगा। बीरबल का ये प्रस्ताव सुन सभी मंत्री एक साथ 2 कदम पीछे चले गए और शर्म के मारे उनका सिर झुक गया। ये देख बादशाह बेहद क्रोधित हो गए। क्या आप सब ने हमसे झूठ कहा था? इस बात से हम सर ऊंचा करके चलने के लायक नहीं रहे। महाराज, जाने दीजिए, आप गुस्सा थूक दीजिए। आप तो सच्चे हैं, आपने तो कभी झूठ नहीं बोला है और बोल भी कैसे सकते हैं। आपको झूठ से घृणा जो आती है, तो क्यों ना आप ही इस जौ को बो दे। अकबर ये सुनते ही सोच विचार में पड़ गए। मैंने कभी ना कभी तो झूठ बोला ही होगा। मुझे याद तो नहीं, पर कभी रानी साहिबा से या फिर कभी प्रजा से या फिर कभी मेरे चहीते बीरबल से ही। सोने का बीज बोने से मेरा सर फट गया तो मेरा इतिहास में नाम मिट्टी में मिल जाएगा। और वे बीरबल से बोले, दरअसल मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि शायद मैंने भी कभी ना कभी झूठ बोला ही होगा। देखा महाराज, यही तो मेरा कहना था कि हम सब कभी ना कभी झूठ बोल ही देते हैं, कभी किसी का दिल रखने के लिए तो कभी किसी के भलाई के लिए। ये बात तो तुमने 100% सच कही है बीरबल। ये सुन सभी लोग हंस पड़े और हमने ये सीखा कि अगर झूठ बोलने से किसी का भला होता है तो वो अच्छी ही बात है। एक जवाब ऐसा भी। एक भरी दोपहर राज्य में शनिवार का बाजार लगा हुआ था, जहां लोग रोजमर्रा की खरीदारी में व्यस्त थे
और तभी वहाँ ढोल पीटते हुए एक उद्घोषक बादशाह का संदेशा ले आया। सुनो सुनो सुनो, बादशाह अकबर का संदेशा है कि राज्य का कोई भी व्यक्ति अगर दरबार आके उनके बताए हुए व्यक्ति का दिमाग पढ़ के बताएगा तो उसे इनाम में 500 सोने की अशर्फियां दी जाएंगी। तो सभी दिमाग पढ़ने वाले आज शाम तक दरबार पधारे। ये सुन भीड़ में खड़े ज्योतिष, जादूगर और अन्य कलाकार तो जैसे खुशी से फूले नहीं समा पाए और अपना काम छोड़ तुरंत दरबार की ओर तेजी से दौड़े। अब उन बेचारों को क्या पता था कि वहाँ उनका सामना बहुत ही चतुर दरबारियों से होगा जो किसी का भी दिमाग घुमा सकते हैं। कुछ देर बाद दरबार के बाहर विद्वानों की लंबी कतार लग गई और एक एक कर सारे भीतर जाके बादशाह के बताए हुए व्यक्ति का दिमाग पढ़ने की कोशिश करने लगे। तो मुख्यमंत्री जी इस वक्त आम खाने के बारे में सोच रहे हैं। पर दरबार के मंत्री भी कुछ कम नहीं। वे इन ज्योतिषों की फिरकी लेते हुए उनके बताए हुए जवाब से जानबूझकर सहमत ही नहीं होते, भले ही वो जवाब सही क्यों ना हो। गलत जवाब, खाना तो छोड़ो, मैं तो आम के नाम से भी नफरत करता हूँ। ये सिलसिला काफी देर चलता रहा, पर सारे मंत्री हर किसी के जवाब को नाकार देते। ये देख बादशाह उदास हो जाते हैं और उनका भरोसा इन विद्वानों से उठने लगता है। क्या हमारे राज्य में ऐसा कोई नहीं जो किसी का दिमाग पढ़ सके? लेकिन ये अद्भुत चुनौती सिर्फ अकबर राज्य तक नहीं बल्कि अड़ोस पड़ोस के सारे राज्यों में भी फैल चुकी थी, जिसके कारण दिल्ली राज्य के एक विश्व प्रसिद्ध और बेहद गरीब ज्योतिष आचार्य मन पढ़कर बादशाह अकबर के राज्य की ओर निकल पड़े। उन्हें अपने विद्या पर उतना ही भरोसा था जितना सूरज को अपनी किरणों पर रास्ते में उनकी मुलाकात एक पुराने मित्र से हुई, जिन्होंने उन्हें बताया कि कैसे दरबारी चालाकी से उनकी बातों से सहमत नहीं होते। ये सुन तो जैसे आचार्य मन पढ़कर के तो मानो होश ही उड़ गए। तभी उन्होंने सोचा कि क्यों ना दरबार जाने से पहले एक बार बीरबल से इस समस्या के बारे में चर्चा की जाए। फिर क्या, कुछ देर बाद वो बीरबल के घर आ पहुँचे। राजा बीरबल प्रणाम। मैं आचार्य मन पढ़कर यहाँ बादशाह के दिमाग पढ़ने की चुनौती स्वीकारने आया हूँ। प्रणाम आचार्य जी। पर आप महल की जगह यहाँ कैसे? कहीं आपने पता गलत तो नहीं पढ़ लिया? आचार्य ने बीरबल को सारी बातें समझाई, जिससे सुन बीरबल को थोड़ा संकोच हुआ और वे इस बारे में सोचने लगे। जिसे देख आचार्य बोले, क्यों राजा बीरबल, आप यही सोच रहे हो ना कि क्या पता शायद सचमुच दरबारियों का मन कोई पढ़ ना पाया तो? ये सुन तो बीरबल एकदम चौंक गए और उन्हें आचार्य जी के हुनर पर विश्वास हो गया। वाह आचार्य जी, मान गए। आपका हुनर तो लाजवाब है। धन्यवाद राजा बीरबल। अब आप ही बताएं कि मैं दरबार में अपने आप को कैसे साबित करूं ताकि मेरी और मेरे इस कला की इज्जत रह जाए। इस पर बीरबल ने कुछ विचार किया और तभी उनके दिमाग में एक उपाय सूझा। वो उसे आचार्य को बताने ही वाले थे कि उतने में वे मुस्कुराते हुए बोले, रहने दीजिए, मैंने सब सुन लिया है। ये सुनकर बीरबल हंसने लगे और आचार्य जी वहाँ से दरबार की ओर निकल पड़े। दरबार पहुँचते ही आचार्य ने बादशाह को प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। आपके बारे में हमने काफी सुना है आचार्य जी, तो कहिए क्या आप मेरे किसी एक मंत्री का दिमाग पढ़ सकते हो? किसी एक का क्यों, आप कहे तो आपके सारे दरबारियों का मन एक साथ पढ़ के बता सकता हूँ। आचार्य जी का इतना ज्यादा आत्मविश्वास देख बादशाह अचंभित हुए और उन्होंने इस चुनौती को और कठिन बनाने का निर्णय लिया। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, आप सारे मंत्रिमंडली के दिमाग में क्या चल रहा है वो बताएं। पर अगर आपकी बात गलत निकली
तो आपको आजीवन काल के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। तो कहिए आचार्य जी, चुनौती मंजूर है? इस पर आचार्य तुरंत बोले, मुझे चुनौती मंजूर है। ठीक है, तो बताओ इस वक्त मेरे दरबारी क्या सोच रहे हैं? आचार्य जी ने सभी के ओर देखा और बोले, इस वक्त सारे दरबार के मंत्री उनके बादशाह की कुशलता, अच्छी सेहत और राज्य के लिए धन और बढ़ोतरी के बारे में सोच रहे हैं। क्यों दरबारियों, सही कहा ना? अगर कोई ये सब बादशाह के लिए नहीं सोचता तो बता दीजिए, मैं चुपचाप काल कोठरी में चला जाता हूँ। ये सुन तो जैसे सारे दरबारी उलझन में पड़ गए। अब आचार्य की बात टाले भी तो कैसे? उससे तो ये ही साबित होगा ना कि वे बादशाह और राज्य का अच्छा नहीं सोचते। इसीलिए सबने हिचकिचाते हुए एक सुर में कहा, हाँ, सही है, सही है। ये सुन बादशाह काफी प्रसन्न हो गए और उन्होंने आचार्य जी को 500 के जगह 1000 सोने की अशर्फिया देने का ऐलान किया। और हमने ये सीखा कि सही हुनर को आखिर सही कीमत मिल ही जाती है।